राज्य हैं, मध्य प्रदेश भी है, उत्तर प्रदेश भी है और सबसे खास झारखंड भी है। ये तीनों राज्यों की सीमाएं मिलती है। कितना चैलेंज मानते हैं, चूंकि बीजापुर में भी आप कम काम करके आए, वहां पर भी इसी तरह से कई राज्यों की सीमाएं थी और बलरामपुर में भी वैसे ही मैंने देखा कि राज्यों की सीमाएं भी, और सबसे बड़ी बात है कि डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि एक जगह दूसरी जगह पहुंचने में 10 से 12 घंटे भी लग जाते हैं, ऐसा सुना है मैंने जी। आपने जैसा बताया कि बहुत विस्तृत जिला है और 3 राज्यों से सीमाएं मिलती हैं और हर क्षेत्र की अपनी अपॉर्चुनिटी होती है, अपने चैलेंजेस होते हैं। तो यहाँ भी अलग तरह के चैलेंजेस हैं और अवसर भी है हमारे लिए। सीमावर्ती जिला होने के कारण जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से जैसे हमारी शासकीय योजनाएं हैं, धान खरीदी होता है, तेंदुपत्ता खरीदी होता है और जैसे शासकीय हम यहाँ पे बदिया विक्रय करते हैं, तो पड़ोसी राज्यों में जो दरें हैं उनके कारण हमको चैलेंज आते हैं कि वहाँ से आवक अवैध रूप से इधर लोग प्रयास में रहते हैं। उसके संस्कृति बाकी छत्तीसगढ़ से क्योंकि प्लेन में भी हम रहे हैं, दक्षिण में भी रहे हैं, तो यहाँ की अलग है। झारखंड बहुत बड़ा जो बॉर्डर है उसको शेयर करता है। वहाँ की कार्य संस्कृति है वो हमारे राज्य से थोड़ी अलग है कि, और यूपी है उसकी कार्य संस्कृति अलग है। तो जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ के लोगों की धारणाएं उन पड़ोसी राज्यों के कार्य संस्कृति को देखते हुए अलग तरह की होती है और अपेक्षाएं उनकी थोड़ी बदली सी होती हैं। नियमों में भी शॉर्टकट का प्रयास उस तरह का रहता है, लेकिन फिर भी मैं यह कहना चाहूंगा कि पड़ोसी राज्यों की कुछ अच्छी बातें भी हैं, जागरूकता है। जैसे हमारा वाड्रफनगर एरिया है, कहा जाता है बहुत शिकायती क्षेत्र है। इन द सेंस अच्छी बात भी है, मैं इसको अच्छा इसलिए मानता हूं कि कुछ भी वहां हमारे अधिकारी भी, जैसे अभी हम समीक्षा करते हैं, कुछ गलत गतिविधियां हैं वहां पे उस तरह की, तो उनकी जानकारी में है या नहीं है बताइए। हम अगर उनको बोलते हैं तो नहीं सर हमारी जानकारी के बाहर या नहीं है, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमारा क्षेत्र बहुत शिकायती है। तो कुछ अच्छी बातें भी हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं और उसको हम संतुलन बना के यहाँ पे चल रहे हैं। तो काम करने में कोई विशेष कठिनाई आप बोलेंगे तो उस तरह की नहीं है, लेकिन जो संसाधनों को लेके, जो भौगोलिक क्षेत्र को लेके, जो हमारी अधोसंरचनाएं हैं, जो दूरसंचार के अभी स्थितियां हैं, उसमें कहीं न कहीं कमियां हैं और उस कारण चुनौती थोड़ी बढ़ जाती है। तो उपलब्ध संसाधनों का हम उचित उपयोग, सदुपयोग करते हुए मितव्ययता के साथ और अधिकतम उसको फलीभूत कैसे कर पाए उस पे काम कर रहे हैं। वाजपेयी साहब बहुत डिफरेंट नौकरियां करके आए हैं यहां तक। मैंने जब बात की थी इनसे तो पता चला जो एग्जाम दिए सब में क्लियर हो गए, तो घर वाले कहते थे भाई तू करना क्या चाहता है ये तो बता दे। जो एग्जाम है उसको क्लियर, फिर दूसरा एग्जाम क्लियर, फिर तीसरा एग्जाम क्लियर, फाइनली मन लगा आईएफएस की नौकरी में। डीएफओ हैं आपके जिले के। बलरामपुर में सर सबसे बड़ा चैलेंज है हाथी। जब भी बात हुई है तो यही समझ में आया कि कोई हाथी ने किसी को मार दिया है, तो उस स्पॉट पे रात भर मैं वहीं हूं, सुबह से वहीं हूं। ग्रामीणों को जागरूक करना भी बेहद जरूरी है। क्या कुछ किया जा रहा है वन विभाग की तरफ से? जी धन्यवाद आदित्य जी। मैं सबसे पहले बंसल न्यूज़ और आदित्य जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि इस प्रकार से इस कार्यक्रम के माध्यम से एक मंच दिया है जिसके माध्यम से हम अपनी बात सभी तो पहुँचा सकते हैं। और जैसा आपने कहा कि बलरामपुर क्षेत्र में हाथियों का विचरण है, और ये सत्य है क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि लगभग उड़ीसा से लेके हाथियों का विचरण प्रारंभ होता है और झारखंड से होते हुए बलरामपुर से यहाँ के आसपास के क्षेत्र जैसे सूरजपुर, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, और उसके बाद फिर
यहाँ से निकल के तमोर पिंगला से होते हुए वो कान्हा किसली तक का उनका एक कॉरिडोर है। तो बलरामपुर में चूंकि यहाँ पे उनके रहवास क्षेत्र उनके अनुकूल हैं, इस वजह से वो यहाँ पे स्टे करते हैं और काफ़ी लंबे समय तक लगभग पूरे वर्ष यहाँ पे उनका विचरण होता है। और यहाँ की जनसंख्या को आप देखेंगे तो काफ़ी जागरूक हैं हाथियों के प्रबंधन को लेके। हमारे वन प्रबंधन समिति के सदस्य हों, हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण हों, हमारे कर्मचारी अधिकारीगण हों तथा साथ ही साथ दक्ष और कुशल हाथी मित्र दल के सदस्य हों, तो उन सभी के माध्यम से जन जागरूकता, जन संवाद और इस प्रकार के बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। हाट बाजार में भी हम हर हफ्ते ये चीज़ बताते हैं। उसके अतिरिक्त तकनीक का भी प्रयोग करते हैं, जैसे गज संकेत ऐप है, तो उसके माध्यम से हमने बहुत सारे गांव-गांव के सरपंच, जनप्रतिनिधिगण, जागरूक जो ग्रामीण हैं उनको उसमें जोड़ा है। और लगातार हमें व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से पंचायत स्तर तक के बने हुए हैं, तो काफ़ी सूचना का आदान प्रदान लगभग रियल टाइम बेसिस पे होता है। और इसी वजह से आप देखेंगे कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष जनहानि हमारी काफ़ी कम हुई है। और इस हेतु लगातार विभाग की तरफ से सभी प्रयास किए जा रहे हैं कि हाथी प्रबंधन एक कुशल तरीके से बलरामपुर क्षेत्र में हो। वैभव सर, गुजरात के रहने वाले हैं आप, और जितने लोग जानते हैं नहीं जानते हैं, वैभव सर ने अपनी आंख से गोधरा कांड देखा है। इसलिए मैं ये तो नहीं कहूंगा कि क्योंकि वो कानून चुनौती और आज की कानून चुनौती बहुत अलग अलग है। बलरामपुर उस हिसाब से बहुत छोटा सा जिला है, फिर भी चूंकि पहला जिला है, पहला जिला हर किसी को बहुत प्रिय होता है। पुलिस अधीक्षक के रूप में पहली पारी आप यहां से खेल रहे हैं, कितना चैलेंज मानते हैं कानून व्यवस्था के लिए बलरामपुर रामानुजगंज जिला? थैंक यू आदित्य जी। आज ये बंसल न्यूज का जो कार्यक्रम है जो आपने यहाँ पर कंडक्ट किया हुआ है, उसमें बुलाकर हमें जैसे ये मंच साझा करने का मौका मिला है, लोगों से संवाद करने का मौका मिला है, आपसे संवाद करने का मौका मिला है, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली बलरामपुर मैं समझता हूं कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग जिला है। 3 राज्यों की बॉर्डर्स यहाँ पर, जैसे कलेक्टर साहब ने बताया कि मिलती है यहाँ पर, यूपी, एमपी और झारखंड की बॉर्डर्स। यहाँ के जो बॉर्डरिंग एरियाज है, बॉर्डरिंग एरियाज के जो लोग हैं उनकी रेगुलर बोलते हैं कि कॉन्टेक्ट्स वहां के लोगों के साथ रहते हैं, बहुत सी रिश्तेदारियां हैं वहां पर, बहुत से वहां पर जो है वो काम की दृष्टि से जाते हैं, वहां से लोग यहाँ पर आते हैं, कंटिन्यूअसली इनफ्लो और आउटफ्लो लोगों का रहता है। तो वो एक बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर सर्वेलेंस और बॉर्डर पर जो व्यक्तियों का आवागमन होता है, वो एक चैलेंज इस जिले का बहुत ही यूनिक है। और आप इस जिले की जितनी भी घटनाएं देखेंगे, अगर कानून व्यवस्था के संदर्भ में या किसी अन्य तरीके से क्राइम के संदर्भ में, तो वो बॉर्डरिंग एरियाज के अंदर ही हुई है। और कहीं ना कहीं बॉर्डरिंग के ही जो लोग हैं वो उसमें कहीं ना कहीं संलिप्त पाए जाते हैं या कहीं ना कहीं उनसे जुड़ी रहती है। तो दैट इज द नंबर 1 चैलेंज फॉर दिस डिस्ट्रिक्ट। मैं बहुत ही मतलब फ्रूटफुल, मैं ये बहुत ही एक खुशनसीब तरीके से मानता हूं कि मुझे यहाँ पोस्टिंग मिली कि इस जो ये वाला जो सिचुएशन जो है, जो शायद मैं बाकी जिलों में नहीं देख पाता, वो मुझे यहाँ पर देखने को मिला। एक अलग सिचुएशन छत्तीसगढ़ का जो बलरामपुर के अंदर है, वो मुझे यहाँ पर देखने को मिला, उसको टैकल करने का मौका मिला, उसे समझने का मौका मिला। साथ ही साथ आप यहाँ की परिस्थितियों को देखेंगे, भौगोलिक परिस्थिति देखेंगे तो काफी चैलेंजिंग टेरेन है यहाँ पर, और आदिवासी क्षेत्र है, बहुमूल्य क्षेत्र है यहाँ पर, मतलब के इंटीरियर्स ऐसे हैं जहां पर अभी भी कनेक्टिविटी का अभाव है। कनेक्टिविटी है भी तो वहां पर जागरूकता का अभाव है। उसको लेकर कई बार जो है वो कुछ अगर इश्यूज फ्लेयर अप होते हैं तो लोग तुरंत समझ नहीं पाते, उन तक बातें पहुंच नहीं पाती, उन तक सही जानकारी पहुंच नहीं पाती, हमें पहुंचानी पड़ती है। और प्लस ये जिला जो है बलरामपुर जिला, वो कुछ समय पहले ही नक्सल मुक्त हो चुका था। नक्सल मुक्ति के बाद जो है ये मेन स्ट्रीम के ट्रांजिशन में ये जिला है। दैट इज अ यूनिक थिंग इन बलरामपुर। बस्तर के अंदर आप देखेंगे तो जिले जो है अभी जस्ट नक्सल मुक्त हुए हैं। आप मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो नक्सल मुक्त हो चुके काफी समय से और मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ चुके हैं। बलरामपुर इज अ यूनिक प्लेस की जो ट्रांजिशन में है अभी फुल्ली वो जो है वो मैदानी तौर पर जो या मेन स्ट्रीम से जुड़ नहीं पाया है। तो वो एक प्रयास भी हमारा जारी है कि लोगों को उतना जागरूक करके और ज्यादा फैसिलिटीज देकर उनको जोड़े। तो कानून व्यवस्था की दृष्टि से काफी डाइवर्सिटी है यहाँ पर, और वो डाइवर्सिटी को हम लोग जो है वो सक्सेसफुली टैकल कर रहे हैं। एंड आई थिंक दैट पहली पोस्टिंग के तौर पर दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपीरियंस इन माई कैरियर।
आप सभी को पता है, जो सामने शायद अतिथि शिक्षक भी बैठे हैं, कलेक्टर साहब भी पहले शिक्षक थे, पता है आपको? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम कर चुके हैं, शिक्षक थे, तहसीलदार भी रह चुके हैं। मतलब ऐसी कोई डिपार्टमेंट नहीं रहा जहां काम नहीं किया। अब आपके कलेक्टर हैं सर, लेकिन ये जिला मैंने सुना है कि जो भी आता है यहां पर, जिसकी पोस्टिंग सरकार करती है, कुछ दिन बाद वो जुगाड़ करके यहां से दूसरे जिला चले जाता है। जुगाड़ी कहूंगा मैं। मैडम बैठी है, मैडम के पास भी रोज लेटर आते होंगे, मैडम थोड़ा मेरा बलरामपुर से कोरबा, कोरबा नहीं तो रायगढ़ कहीं तो करा दीजिए। ऐसे में जिला चलाना, क्योंकि जिला बहुत बड़ा है, निश्चित तौर पर मैं तो रायपुर बिलासपुर को कुछ नहीं मानता जितना बड़ा बलरामपुर है। ऐसे में सर अधिकारियों की कमी, जो कर्मचारी आ रहे हैं वो काम कर रहे नहीं, उनको ये भी नहीं बोल सकते कि तेरे को मैं यार हटवा दूंगा, तो बोलेगा हाँ भाई कल ही हटवा दीजिए, जहां आपको रहेंगे यहां से तो बेटर जिला होगा जहां वो जाएगा। कर्मचारियों की कमी, उसके बाद भी क्योंकि सरकार की डेवलपमेंट की स्कीम भी आपको जन जन तक पहुंचाना, कितना मुश्किल है कर्मचारियों के लिए यहां पर, क्योंकि रोक पाना उनको, और सबसे बड़ी बात है उनके साथ मिलकर काम कर पाना। आप ठीक इंगित किए हैं। इस जिले में जो हमारा मानव संसाधन को लेके, अधिकारियों को लेके, कर्मचारियों को लेके जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। यहाँ तक कि हमारे वर्ग 3 और 4 में भी बहुत सारे पद खाली हैं। शायद राज्य बनने के बाद यहाँ पे भर्तियां नहीं हुई हैं, और अधिकतर अनुकंपा नियुक्ति से वो भी प्रमोट होके और ग्रेड 3 में आ गए, तो ग्रेड 4 में तो हमारे मैनेजमेंट में बड़ा दिक्कत आता है। और जो अधिकारियों की बात मैं करूं तो जिला स्तर के अधिकारी अभी भी कुछ एचओडीज हैं हमारे जिनके पद खाली हैं, अतिरिक्त प्रभाव में चलाया जा रहा है, चाहे अंबिकापुर वाले प्रभार में हैं या फिर कोरिया वाले हैं या फिर जशपुर से भी प्रभार में हैं, इस तरह से चल रहा है। और ये जो अधिकारियों की कमी है उससे निश्चित ही हमको काम करने में कठिनाई आती है। और जैसा आप बताए कि यहाँ ट्रांसफर भी होते हैं तो उनको आने में महीनों लग जाते हैं। जब शासन से एक तरफा भाग मुक्त कर देते हैं तब आते हैं, नहीं तो कोई न कोई जुगाड़ करके और निकल ही जाते हैं। तो इन्हीं लोगों से काम कराना होता है, इसलिए हमारा जो तरीका है एकदम दंडात्मक भी नहीं हो सकता। और कह सकते हैं कुछ अधिकारी जो प्लेन में अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं या कोई शिकायत होती, उन्हीं को इधर भेजा जाता है, तो फिर उनको काम में भी मदद की जरूरत पड़ती है। तो हम हैंड होल्ड भी करते हैं, गाइड करते हैं उनको, और उन्हीं से काम करा रहे हैं, जिले को चला रहे हैं। बर्डन ज़्यादा है हमारे पटवारी से लेके, हमारे सचिव से लेके, हमारे जो अध्यापक हैं, और सभी विभागों में अतिरिक्त प्रभार में है। यहाँ तक कि मेरे एसडीएम भी अतिरिक्त प्रभार में है, और बाकी विभागों की भी वही स्थिति है। लेकिन फिर भी जब स्टेट परफॉर्मेंस देखता है तो इंडिकेटर्स होते हैं, बाकी जिलों से तुलना होती है, और बलरामपुर के लिए बोला जाता है कि भाई आप नक्सल एरिया में नहीं है, तो बस्तर से आपका कंपेयर नहीं होगा, आपका प्लेन एरिया से होगा, तो उस अनुसार हमको परफॉर्म करना पड़ता है। और कहीं ना कहीं उसमें हम काफ़ी हद तक सफल रहे हैं, क्योंकि हमारा इंडिकेटर एकदम बिलो नहीं है, एवरेज परफॉर्मेंस तो है इस जिले का। जो कठिनाइयाँ भौगोलिक परिस्थिति का, जैसे ये शुरू में अपन बात की है, या फिर जो कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं उसको लेके, और यहाँ के जो संस्कृति है, शिक्षा का स्तर बाकी जिलों से कम है, प्लेन बस्तर को छोड़ दें अपन तो। और जो ये कहेंगे अपन शराब का सेवन आम बात है परिवारों में, और पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं है, और जो सुविधाएं हमारी वो भी उस स्तर की नहीं है जितना होना चाहिए। अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कमियां हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेके हमारे अधिकारी जो आ भी जाते हैं, बहुत सारे अच्छे अधिकारी भी ट्रांसफर होके आते हैं, चिंता उनकी यही रहती है कि अपने परिवार का, अपने बच्चों का स्वास्थ्य को लेके और शिक्षा को लेके कैसे करेंगे। तो बहुत सारे अधिकारी अपने परिवार को अंबिकापुर में भी रख रहे हैं, और हम भी प्रयास कर रहे हैं शिक्षा का स्तर सुधरे, हमारे यहाँ अच्छे शिक्षा संस्थान आए, जो हॉस्पिटल है उसकी व्यवस्था और बेहतर हो, लेकिन उसमें अभी गैप है। तो ये चैलेंजेस तो बने रहेंगे, और इसी बीच में हमको परफॉर्म करके दिखाना है। डीएफओ साहब,
महिला स्व सहायता समूहों को रोजगार देना एक बड़ी दिक्कत है, बड़ा चैलेंज भी है। दूसरा बड़ा चैलेंज, इतना मैंने लोगों से बात की कि वन भूमि में अतिक्रमण आप हटा के आते हैं, दूसरे दिन फिर अतिक्रमण हो जाता है। ये भी बड़ा चैलेंज है बलरामपुर के लिए, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया मुझे ऐसा लगता है कि काफी बड़ा है बलरामपुर का। जी आदित्य जी, यहाँ बलरामपुर की अगर हम बात करें तो लगभग 3 लाख हेक्टेयर का फॉरेस्ट एरिया है और अतिक्रमण एक चैलेंज है। और इस चैलेंज को हम लोग विगत 1 वर्ष से प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे भी संभव हो सके वहाँ से हटाया जाए। और अतिक्रमण हटाने के लिए अंतर विभागीय समन्वय की बहुत आवश्यकता रहती है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो। तो कलेक्टर साहब, एसपी साहब का काफ़ी सहयोग प्राप्त होता है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के जो कार्य होते हैं उसमें 3 चीज़ों की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहले तो पॉलिटिकल विल, और पॉलिटिकल विल में हमारे जो राजनेता हैं जिले के, उनका भी काफ़ी सहयोग रहता है। दूसरी चीज़ होती है इफ़ेक्टिव और इफ़िशिएंट और स्विफ्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन, जो हमारे एंड से प्रस्तावित होता है, तो उसमें हम लोग भी काफ़ी प्रयास करते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा कंपोनेंट जो है वो जन भागीदारी का रहता है। तो यहाँ से अभी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, इन तीनों ही क्षेत्रों में हमें काफ़ी सहयोग मिला है और हमने इस 1 वर्ष में लगभग 137 हेक्टेयर की वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। और भी बहुत सारी कार्रवाइयाँ होनी शेष हैं जो आगामी आने वाले समय में होंगी। और रही बात आजीविका प्रदान करने की, तो उसमें भी हमारे प्रयास लगातार जारी हैं। अभी रिसेंटली हमने रामानुजगंज में नौका विहार का संचालन माननीय मंत्री जी के द्वारा कराया है और ये एक आजीविका की दिशा में एक ठोस कदम है। उसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि राजपुर और शंकरगढ़ के 2 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे पहाड़ी कोरवा बाहुल्य क्षेत्र हैं और वहाँ पे भी हमारा पतरापारा जगह है एक, और एक जगीमा। दोनों जगह पे हमारे पीवीटीजी वंधन केंद्रों में ऑलरेडी प्रोसेसिंग का काम प्रारंभ हो गया है। कलेक्टर सर के सहयोग से वहाँ पे ऑयल मिल की भी स्थापना होने जा रही है। तो बहुत जल्दी ये दोनों सेंटर्स हमारे एक वाइब्रेंट आजीविका के स्रोत बनकर उभरेंगे। जी वैभव सर, आपके लाइन में टीआई बचे कि नहीं बचे? क्योंकि हर 4 दिन में एक खबर जरूर बलरामपुर से आती है कि आज एसपी साहब ने इस टीआई को लाइन हाजिर कर दिया, इसको निलंबित कर दिया। अफीम की खेती भी मिली। ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या प्रयास पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं? और सबसे बड़ी बात है कि जैसे कलेक्टर सर ने कहा, कोई अधिकारी आना नहीं चाहता, आना चाहता है तो कार्य मुक्त होते होते यहाँ का कार्यभार ऑलरेडी बढ़ जाता है तब तक, जब तक कोई आ नहीं जाता। ऐसे में आप धीरे धीरे सबको हटाते जा रहे हैं, पुलिस विभाग चलाएंगे कैसे भाई? डेफिनेटली ये एक चैलेंज है यहाँ पर, जो मैंने नॉट जस्ट फ्रॉम आउटसाइड, बाहरी चैलेंज तो पुलिस को काफी ज्यादा होती है, जो क्राइम्स और क्रिमिनल्स को लेकर होती है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर होती है, वीआईपी ड्यूटीज को लेकर होती है। लेकिन हमारे विभाग जो एक यूनिफॉर्म्ड फोर्स है, जो यूनिफॉर्म्ड फोर्स को देखकर जो है लोगों को ये विश्वास आता है कि यस, मैं सुरक्षित हूं, मैं सेफ महसूस करूंगा, मतलब कि ये जो है ये मेरी मदद करेंगे। कहीं पर भी कोई काम नहीं हो रहा है तो फाइनली पहुंचना है पुलिस के पास, पुलिस तो करके देगी। जब ये काम के अंदर जब हमारे कुछ ऐसे मतलब के जो है वो अधिकारी हो चाहे कर्मचारी हो जो डिफॉल्ट करते हैं, या चाहे उनके इंटेंशन में कोई इशू हो या किसी अन्य तरीके से, तो अनुशासन को मेंटेन करने के लिए जो कार्रवाई करनी होती है वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अगर यूनिफॉर्म्ड फोर्स में आप अनुशासन को मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो फिर उसको आप लोगों के बीच में नहीं ले जा पाएंगे, ना ही लोग आप पे वो ट्रस्टेबिलिटी, वो जो मतलब के लोगों के साथ विश्वास का फैक्टर जो होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। तो विश्वास के फैक्टर को बनाए रखने के लिए हमें जो है वो अनुशासन लाना बहुत ज्यादा जरूरी है विभाग के अंदर, जो यहाँ पर जो है वो स्विफ्ट तरीके से जब मेरे संज्ञान में आता है तो मैं करता हूं उसके अंदर। डेफिनेटली जो अफीम की खेती यहाँ पर मिली, उसके अलावा यहाँ पर जो है आप देखेंगे पिछले 1 साल के भी रिकॉर्ड को अगर मैं देखूं तो एनडीपीएस के तहत काफी सारे ऐसे मामले हुए जहां पर जो है परिवहन करवाया जा रहा था। परिवहन भी वैसे हो रहा था कि कुछ रूट्स थे, वो रूट्स के माध्यम से हो रहा था यहां से परिवहन। यहां पर कहीं पर भी ज्यादा मात्रा में किसी भी प्रकार का नशा जो है कंज्यूम नहीं किया जाता है, बल्कि इसको एज अ रूट यूज किया जाता है। तो 2-3 रूट्स ऐसे निकले जहां से हम लोगों ने जो है वो स्विफ्टली कार्रवाई की है। थोक बंद में पकड़े गए, कॉमर्शियल क्वांटिटी में पकड़े गए, हमने एनडीपीएस के एक्ट के तहत कार्रवाई की। बट इट्स अ चैलेंज के जितने बॉर्डरिंग स्टेट्स जो जुड़े हुए हैं वहां से जो हमारी आवागमन है उसमें जो जो चीजें आती है ले जाते हैं, तो वो एक चैलेंज हमारे लिए जो है वो बहुत बड़ा है, जिसको हम लोगों को हमेशा अलर्ट रहकर 24 घंटे अलर्ट रहकर 365 डेज अलर्ट रहकर उसे जो है वो क्लियर करना पड़ेगा।
उसके अलावा यहाँ के जो स्थिति है, यहाँ के जो लोगों की जो स्थिति है, यहाँ के लोगों का जो कॉमर्स जो है, जो कॉमर्स के लिए जो खास करके परिवहन के लिए यूज करते हैं, लोकल होते हैं, बाहरी लोग भी होते हैं, काफी लोग आकर यहाँ पर जो है, आप अभी भी देखेंगे तो पिकअप्स जो है सारी GH नंबर की चलती है, यहाँ पर ज्यादा दिखेगी आपको। तो वो एक चैलेंज रहती है कि बाहर के लोग जो है वो अपना कंटिन्यूअसली यहाँ पर आवागमन रहता है उनका, चीजें लेके आते हैं, लेके जाते हैं, अपना धंधा करते हैं, कॉमर्स चल रहा होता है, तो वहां पर भी ये सारी चीजों को छुपाव में लेके आते हैं। कभी सब्जी गाड़ी के नीचे लोड करके लेके आ गए, कभी किसी और अन्य तरीके से बस में लेके आ गए, कभी ट्रक के अंदर लेके आ गए। वो एक चैलेंज रहता है। चेकिंग निरंतर हमारी की जाती है, चाहे बॉर्डरिंग के थाने हो, चाहे अंदर के थाने हो, और वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट के इसको हम लोग जो है वो स्टॉप करें, और काफी हद तक हम लोगों ने जो है बलरामपुर के अंदर ये मिनेस को टैकल कर लिया है। कलेक्टर साहब, किसी भी जिले या राज्य की दो प्राथमिकताएं होती है। एक तो सबसे पहले वहां का एजुकेशन सिस्टम, दूसरा है मेडिकल फैसिलिटीज। बलरामपुर 2012 में अस्तित्व में आया था, लेकिन आज भी एजुकेशन और मेडिकल में बहुत कुछ करना बाकी है, ऐसा लगता है। क्या योजनाएं हैं जिला प्रशासन की, सरकार की आने वाले समय में, जो बेहतर शिक्षा व्यवस्था और बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था यहां आने वाले समय में देखने को मिले? देखिए, जिले में एजुकेशन और हेल्थ में प्राइवेट सेक्टर नहीं के बराबर है, और क्योंकि प्राइवेट सेक्टर अपना आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से काम करता है, तो यहाँ पे बड़े शहर नहीं है, जनसंख्या बिखरी हुई है, और इतने सक्षम लोग नहीं हैं, संपन्न लोग नहीं हैं कि अफोर्ड कर पाए जो महंगा इलाज है या महंगी शिक्षा। तो इसलिए हमारे जो प्राइवेट स्कूल हैं वो बहुत कम है। जैसे मेरे जिला मुख्यालय में भी CBSE स्कूल नहीं है अभी भी, जो प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए हो। नवोदय स्कूल अभी है हमारा, और एकलव्य स्कूल है, लेकिन वो रेस्ट्रिक्शन है, उसमें लिमिटेड है, एडमिशन परीक्षा के आधार पे होता है या चयन होता है। आम बच्चों के लिए, अधिकारियों के लिए, अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कूल का अभी भी अभाव है। केवी है हमारा, शायद भारत सरकार से ओके हो गया, उसका प्रपोजल भेजा है, तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा, और राज्य के द्वारा ही उसमें प्रयास करना पड़ेगा। अच्छे संस्थान आएंगे। अस्पताल के मामले में भी हम कहेंगे, यहाँ जिला मुख्यालय में कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं है। नर्सिंग होम वो भी नाम के हैं, और जो है हमारा मुख्य अस्पताल वही है, और जो मुख्य अस्पताल है उसमें अभी MCH विंग अलग से बन रहा है, क्रिटिकल केयर यूनिट उसका भी निर्माण अभी चल रहा है। विशेषज्ञ डॉक्टर हमारे 9 अभी हैं, और बाकी सामान्य MBBS भी हैं, सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन जैसे रेडियोलॉजिस्ट है हमारा, MD मेडिसिन है, वो भी आज की तारीख में नहीं है। तो चैलेंजेस हैं हमारे यहाँ के लोगों के लिए। और पड़ोसी जो जिले हैं, खासकर अंबिकापुर पे, उस पे हमें आश्रित रहना पड़ता है, और हमारा मेडिकल कॉलेज है, काफ़ी सपोर्ट भी करता है। जो सेकेंडरी लेवल का जो हमारा हेल्थ सिस्टम है वो लगभग ठीक है। PHC और CHC में MBBS डॉक्टर हैं, और हमारे RH हैं, उनके माध्यम से, RHO के माध्यम से भी इलाज हो रहा है। और क्रिटिकल केयर में अभी यहाँ कमी है, हाईवे बन रहा है हमारा, और भी चैलेंजेस आएंगे। तो जैसे ही हमारा निर्माण पूरा हो जाता है, नए पद हमको मिल जाएंगे, डॉक्टर्स मिल जाएंगे, तो सुविधा और बेहतर होंगी। तो दोनों ही क्षेत्र में अभी गवर्नमेंट की तरफ से इंटरवेंशन का जरूरत है। हम DMF की मदद से, जो HR है हमारा, डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, उनका व्यवस्था किए हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और जो हमारे स्कूल्स हैं वहाँ विषय विशेषज्ञ जो अंग्रेजी, गणित, हिंदी, इस तरह के विषय हैं, उनके लिए अध्यापक का भी व्यवस्था हमने किया है। और जो संसाधन है उससे हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी गुंजाइश है बहुत कुछ करने की इसमें। DFO साहब, एक पर्यटन की बहुत संभावनाएं मुझे लगती है यहाँ पर, और चूंकि कांकेर में भी मैंने देखा है आपके साथ, काफी अच्छी अच्छी जगह वहां डेवलप की गई है। बलरामपुर में भी, क्योंकि मौसम बहुत प्यारा है, मतलब कल दिन भर धूप थी, शाम को अचानक ठंड पड़ जाती है, रात में ऐसा लगता है कंबल भी ओढ़ लो। मनोदशा और जशपुर, और मैं तो बलरामपुर के बारे में कहूंगा कि ठंड बहुत प्यारी पड़ती है यहाँ। ऐसे में पर्यटन को बहुत तेजी से यहाँ बढ़ाया जा सकता है। क्या कुछ किया जा रहा है फॉरेस्ट के उसके लिए? जी बिल्कुल आदित्य जी, यहाँ का जो मौसम है वो आपने कल देखा, और पहले भी आप आते रहे तो बहुत सुहाना मौसम रहता है।
और पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं यहाँ की। अगर आप भौगोलिक परिस्थितियाँ देखेंगे तो बहुत सारे मैदानी क्षेत्र हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, पठार हैं, और उसके ऊपर यहाँ का मौसम। तो इस प्रकार से बहुत ज़्यादा अपार संभावनाएं हैं, और हम और कलेक्टर साहब मिलके इस पे विचार विमर्श करते हैं। और जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे पवई फॉल है, तो पवई फॉल की कार्य आयोजना बनकर तैयार हो गई है, जो हमने शासन को भेज दी है, और उस पे भी जल्दी ही इसी वित्तीय वर्ष में क्रियान्वयन होकर हम पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि डीपाडी में, शंकरगढ़ में हमारे पुरातत्व स्थल हैं जो 8वीं से 14वीं शताब्दी तक के शैव और शक्ति के आस्था के केंद्र रहे हैं। वहाँ पर भी पर्यटन की कार्य योजना बनकर तैयार है, उस पर भी क्रियान्वयन इस वर्ष होने का प्रयास जारी है। और इसके अतिरिक्त आप विभिन्न क्षेत्रों में देखेंगे, रघुनाथ नगर क्षेत्र में रगसगंडा है, हमारे बलरामपुर में तातापानी है, रामानुजगंज में वन वाटिका में अभी हम सुविधा का विस्तारीकरण कर रहे हैं। और इस वर्ष काफ़ी सारी कार्य योजनाएं हमारी बनकर तैयार हैं, और हमें लगता है कि इस वर्ष हम काफ़ी कुछ प्रयास करके, और कम से कम यहाँ पे 3 दिन का एक ऐसा पर्यटन स्थल बनाए कि व्यक्ति जब आए तो 3 दिवस तक वो यहाँ पे बलरामपुर में रहे और यहाँ की नैसर्गिक सुंदरता का जो है वो उपभोग करे, और बाकी क्षेत्रों में भी इस बात को बताए। जी, हमारी टीम अभी से पूछ रही कब आना है 3 दिन के लिए। जी बिल्कुल, बहुत जल्दी ही मैं आपको इसके बारे में सूचित करूंगा। एसपी सर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत बड़ा चैलेंज है बलरामपुर में। अक्सर शिकायत आती है, नाबालिग बच्चियां गायब हो जाती हैं, नाबालिग बच्चियों को कोई काम के लिए बहका कर ले जाता है, उसके बाद फिर तरह तरह की चीजें होती है। बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है। कैसे रोक पाएंगे ह्यूमन ट्रैफिकिंग को? डेफिनेटली बलरामपुर के अंदर काफी सारे ऐसे केसेस हमें जो पिछले मतलब मैं जहां पर 1.5 साल से हूं, मैं देखा हूं, जहां पर होर्ड्स एंड होर्ड्स में लोगों को मजदूरी करने के लिए या फिर काम दिलवाने के लिए या फिर किसी अन्य तरीके से जो है वो यहीं पर ही पहले लोकल की बात करते हैं, फिर बाहर ले जाते हैं, वैसे लेकर जाया जाता है। कहीं पर जो है वो बहलाया फुसलाया जाता है, ऐसे भी केसेस आते हैं। और ये केसेस के जब बैकग्राउंड में हम लोग जाते हैं तो मोस्ट ऑफ केसेस जो हमारे यहाँ पर जो नाबालिगों के जो गायब होने के केसेस होते हैं, मोस्ट ऑफ केसेस जो है वो या तो मजदूरी के लिए बाहर गए उसके लिए होते हैं, या तो प्रेम प्रसंग होते हैं। प्रेम प्रसंग भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर चैलेंज है, जहां पर नाबालिग बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं पहले काम करने जाते हैं, वहीं पर किसी के साथ प्रेम हो जाता है और उसके बाद फिर जो है उनके साथ ही वो चले जाते हैं। तो ये जो एक इशू है, ये इशू नॉट जस्ट पुलिसिंग का इशू है। मैं इसको सिर्फ पुलिसिंग का इशू नहीं मानता। डेफिनेटली पुलिस काम करती है, वो हम इसमें एफआईआर लेते हैं, प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हैं, बरामद करते हैं, उनके जो है वो स्टेटमेंट्स करवाते हैं, फिर जो है वो जो भी लीगल कोर्स में जो जाता है वो। बट यहाँ इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस की कमी है जो मैं देख पाया हूं। लोगों में अवेयरनेस नहीं है कि किसके ऊपर भरोसा किया जाए, कहाँ जाया जाए, कहाँ पर काम मिलता है, किस प्रकार का काम मिलता है, किस एज पे काम करना होता है, इस एज में क्या करना होता है। हम लोगों को 10 साल 12 साल 14 साल 15 साल के जो लड़के लड़कियां बालक बालिका है वो काम करने के लिए चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि एक डेवलपमेंट गैप भी कहीं पर दिखता है, कहीं पर अवेयरनेस गैप भी दिखता है, कहीं पर जो है वो लोगों की मेंटल स्टेट में कोई सुधार नहीं आया, ये भी कहीं ना कहीं दिखता है। तो ये एक सामाजिक प्रॉब्लम है जिसको मैं समझता हूं कि अगर एक साथ लड़ेंगे, सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर, सारे स्टेक होल्डर्स मिलकर एक साथ लड़ेंगे तो निश्चित रूप से इस चीज में जो है वो चेंज ला सकते हैं हम। चेंज आ भी रहा है एंड आई एम होपफुल के कुछ सालों के अंदर जो है वो यहाँ के लोग फुल्ली जागरूक हो जाएंगे एंड थिंग्स विल चेंज इन दिस कोर्स। थैंक यू। आखिरी सवाल मैं इस पैनल से लूंगा। कलेक्टर साहब, घरेलू ईंधन की कमियां हर जगह देखने को मिल रही है। सिलेंडर मिल रहे हैं बलरामपुर वालों को सबको? जैसा पश्चिम एशिया संकट शुरू हुआ था तो कुछ डर भी था और लोग उसको अतिरिक्त रूप से संग्रह का प्रवृत्ति था। कालाबाजारी की संभावना भी उस समय लग रही थी और सप्लाई में कमी आएगा ये समझ के लोग उसको भंडारण कर रहे थे, तो तब थोड़ा दिक्कत आया था। लेकिन जब हमने मॉनिटरिंग किया, स्टेट में भी जो सेल बना हुआ है और हमारे जिले में बना है, सभी ब्लॉक में भी एसडीएम उसको मॉनिटर कर रहे हैं। हमारे जो गैस की उपलब्धता है सभी ब्लॉक में, वो
कभी भी खत्म नहीं हुई है। कॉमर्शियल सिलेंडर हैं, उनकी रुकावट आई थी शुरू में तो उसको रोका भी गया था, लेकिन अभी वो भी उपलब्ध हैं और गैस उपलब्ध है बुकिंग पे। तो आज की स्थिति में कोई इश्यू नहीं है और एकदम सप्लाई बाधित भी नहीं हुई है बीच में भी। डीएफओ साहब, आखिरी सवाल मैं भी लूंगा आपसे, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में जंगलों में आग एक बड़ी समस्या है, उसके लिए क्या कुछ किया जा रहा है और आने वाले समय में क्या डेवलपमेंट के और काम फॉरेस्ट की तरफ से बलरामपुर में देखने को मिलेंगे? दोनों सवाल के जवाब देंगे। जी, जैसे वन अग्नि का जो हमारा समय सीमा रहती है या जो हम अग्निकाल का पीरियड बोलते हैं, वो 15 फरवरी से लेके 15 जून तक का जो समय होता है उसको अग्निकाल बोलते हैं और इस समय पे ही सर्वाधिक घटनाएं होती हैं। उसके जो प्रमुख कारण है उसमें महुआ का संग्रहण है। लोग महुआ के संग्रहण करते समय उसके नीचे आग लगा देते हैं, जिस वजह से आग जंगलों में भी फैल जाती है। तो इस बार हमने जो कार्य योजना बनाई थी उसके आधार पे हमने शुरुआत में ही महुआ के वृक्षों को नंबरिंग करके और संबंधित परिवार जो काफ़ी समय से उसको करते चले आ रहे थे उनको आवंटित किया और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उनको हमने दी। और इसके अतिरिक्त हमने जनसंवाद किया, हमने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूकता दी और हमारे हर बीट में, हमारे पास 395 बीट हैं, सभी में एक एक हमने फायर वॉचर दिया। और उसके अलावा आप देखेंगे कि एफएसआई के पोर्टल से भी लगातार हम लोगों को सूचना मिलती रहती है। जैसे ही हमारे पास फायर पॉइंट्स आते हैं तो हमारी संसाधन युक्त जो टीम रहती है, जिसमें फायर वॉचर्स रहते हैं, जिसमें कर्मचारी अधिकारी रहते हैं और उसके अतिरिक्त वन प्रबंधन समितियों के सदस्य रहते हैं, वो सभी मिल के उस काम को करते हैं और अग्नि को बुझाते हैं। तो इन सब प्रयासों के बाद आप देखेंगे कि गत वर्ष हमारे पास, अभी की जब हम आज की बात कर रहे हैं 14 अप्रैल की, तब तक 895 पॉइंट्स थे पिछले वर्ष में और इस वर्ष हम वो पॉइंट्स का जो नंबर है वो घट के 142 पे आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये कार्य योजना हमारी काम कर रही है जी। उसके अतिरिक्त विकास की दृष्टिकोण से हम देखें तो चूंकि यहाँ का बहुत सारा क्षेत्र वन क्षेत्र है और बहुत सारे ग्राम जो हैं वो वनों पर आश्रित हैं, तो हमारा जो ऑलरेडी संघ का जो सिस्टम है, जैसे अगर मैं तेंदुपत्ता की बात करूं तो तेंदुपत्ता में यहाँ पे ये बलरामपुर जिला राज्य के सर्वाधिक तेंदुपत्ता संग्रहण करने वाले जिलों में शुमार होता है। गत वर्ष हमारे पास 1,15,000 मानक बोरा का तेंदुपत्ता संग्रहण हुआ, जिसकी कुल राशि लगभग 63.5 करोड़ रुपए थी, जो सीधे हितग्राहियों के खाते में डीबीटी किया गया था। और इस वर्ष भी हमारी लगभग सारी तैयारियां तेंदुपत्ता के दृष्टिकोण से पूरी हैं और यहाँ पे लगभग 10 से 25 मई के बीच में तेंदुपत्ता का संग्रहण होता है, जो कि एक त्योहार के रूप में लोग मनाते हैं और बहुत अच्छा संग्रहण होता है यहाँ पे। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि लघु वनोपज के दृष्टिकोण से बहुत सारे लघु वनोपज का संग्रहण होता है, जो हाट बाजार स्तर पे उनका संग्रहण होता है। जैसे महुआ फूल हो गया, साल बीज हो गया, कोदो कुटकी रागी हो गया, ये सभी प्रकार के वनोपजों का संग्रहण और खरीदी की जाती है विभाग की तरफ से। और इनका प्राथमिक प्रसंस्करण हमारे 9 वनधन केंद्र हैं उनमें होता है और उसके बाद फिर जहाँ पे भी संघ को इसका विक्रय करना होता है या प्रसंस्करण करना होता है राज्य में, वहाँ पे ये जाते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि हम 2 केंद्रों को यहाँ पे विकसित कर रहे हैं, शंकरगढ़ में और राजपुर में, जो कि पहाड़ी कोरवा दीदियों के दृष्टिकोण से बनाया गया है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक बहुत अच्छे आजीविका के विकसित केंद्र के रूप में वो उनका विकास किया जाएगा जी। एसपी सर, पुलिस की नौकरी में सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि बेसिक पुलिसिंग आपको आनी चाहिए। बेसिक पुलिसिंग अगर है, आपका इंट प्रॉपर है, तो घटनाएं नहीं होगी, हो भी गई तो तत्काल उस घटनाओं में आप तुरंत आरोपी को पकड़ सकते हैं। लेकिन ये जिला बहुत चैलेंज है, झारखंड, उधर से उत्तर प्रदेश, फिर उधर से मध्य प्रदेश, गांव में छोटी मोटी चीजें होती रहती, इसमें कोई दो राय नहीं। बट चैलेंज कितना बड़ा मानते हैं नेटवर्क, क्योंकि छोटे छोटे गांव में भी स्टेब्लिश, जब तक पुलिस का नहीं होगा, जब तक पुलिस के पास सूचनाएं नहीं आएंगी और जब तक सूचनाएं नहीं आएंगी पुलिस कार्रवाई कैसे करेगी? जी जरूर। आज आप देखेंगे तो नॉट जस्ट छत्तीसगढ़ बट पूरे देश के अंदर पुलिसिंग का जो सिस्टम जो है बदल रहा है। टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है, टेक्नोलॉजी के बाद मॉडर्न इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, सर्वेलेंस के सिस्टम्स काफी स्ट्रांग हो गए, ड्रोन से सर्वेलेंस कर रहे हैं, कभी इंटरनेट के माध्यम से सर्वेलेंस कर रहे हैं। नो डाउट दैट इज अ वेरी गुड चेंज इन पुलिसिंग, जो मतलब कि हम पूरे देश के अंदर देख रहे हैं। बट जब मैं बलरामपुर की बात करूं
तो यहाँ ऐसे स्पॉट्स है, ऐसे गांव है, इंटीरियर्स, जहां ना तो नेटवर्क है, जहां ना तो किसी प्रकार से जो है किसी की रीच है, जहां ना तो जाने के लिए सड़क तक है। वैसे स्पॉट्स को हमको आइडेंटिफाई करना, वहां तक जाना और वहां पर पुलिसिंग को करना, ये हमारी जो बेसिक पुलिसिंग जो है, वो बीट पुलिसिंग जो है, उसी से हो पाएगा। उसका कोई विकल्प नहीं है बलरामपुर के अंदर। मैं कई बार मतलब रियलाइज करता हूं, जब मैं थानों के इंस्पेक्शन के लिए जाता हूं, तो बीट सिस्टम के सबसे पहले मैं चार्ट मंगवाता हूं, उनके बीट कांस्टेबल से पूछता हूं, आपके यहाँ के कोटवार कौन है, आपके यहाँ के जो है वो सरपंच कौन है, उनसे मिले कभी, क्या सूचनाएं लेके आए हैं, कितने बार महीने में मिलते हैं आप लोग, कितने बार उनका सम्मेलन करवाया जाता है। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि उनसे संवाद बना रहे, उनसे हमें सूचनाएं मिलती रहे। और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनका, जैसे हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं, मुसाफिर रजिस्टर में जो है उनका मतलब कि एंट्री करना, कोई बाहर से आ रहा है तो बीसी रोल को अपडेट करना, और मतलब कि कोई अगर गुंडा बदमाश है तो उसको निगरानी या गुंडा बदमाश रजिस्टर में रखना। दिस इज बेसिक पुलिसिंग, दिस इज द कोर पुलिसिंग, जो हमारे पुलिस मैनुअल में भी है, जो हमारे थानों में भी चलनी चाहिए, और जो हमारे बीट सिस्टम लास्ट बीट कांस्टेबल तक लागू करने का जो है वो मतलब हमारा जिम्मा जो है रहता है। अगर ये सिस्टम टूट जाती है, ये सिस्टम को अगर चेंज करते हैं हम या मॉडिफाई करते हैं, नो डाउट टेक्नोलॉजिकल चेंज इज अ गुड चेंज, लेकिन बीट पुलिसिंग को और बेसिक पुलिसिंग को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इस चीज तक जब तक हम लोग जो है वो इसको समझेंगे नहीं, तब तक के लिए हम लोग जो है पुलिसिंग में कहीं ना कहीं गैप्स को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा यही एक एंडेवर रहता है पुलिस का, और मेरा भी ये एंडेवर रहता है कि बेसिक पुलिसिंग को स्ट्रांग रखे, नीचे की आसूचना तंत्र को स्ट्रांग रखे, आवागमन जो है जो बॉर्डर से हो रहा है उसको हम लोग मॉनिटर करें, निगरानी करें, सर्वेलेंस करें, और वैसे गांव जो हमारी रीच से बहुत ही दूर है, या कभी कभार वहां पर गश्त जो है कम हो पाती है, या गश्त जो है ना के बराबर करते हैं कई बार, तो वैसे गांव भी हमारे रीच में रहे, वहां पर हमारे कंट्रोल में रहे, वहां पर हमारी सूचना तंत्र मजबूत हो, और उसके बेसिस पे हमारी पुलिसिंग को हम लोग स्ट्रांग करें। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, और इस पे हमेशा एम्फेसिस रहना चाहिए, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू डू इट दैट वे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आप तीनों को। आप तीनों के साथ और आप तीनों के प्रतिनिधित्व में ये जिला नई ऊंचाइयों को बढ़े लेकर नए विकास के रास्ते गढ़े, और नाम ही हमारे प्रोग्राम का है विष्णु, विकास और विश्वास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर।